यस सर। जब फिजिबिलिटी स्टडी हो जाएगा यस सर। उसके बाद क्या करते हैं हम? आफ्टर फिजिबिलिटी स्टडी SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। यस सर। आफ्टर फिजिबिलिटी स्टडी वही करते हैं। SRS लास्ट क्लास में हो गया। यस सर। SRS में क्या होता है, जो नीड होता है उसको हम किस में ट्रांसफॉर्म करते हैं? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में, SRS में। यस सर। तो SRS में कौन कौन से स्टेप्स हैं? वो फर्स्ट डायग्राम जो था, हाँ गैदरिंग, उसके बाद एनालिसिस, हाँ, स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, रिव्यू, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद रिव्यू, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ना। स्पेसिफिकेशन देन रिव्यू, यस सर। और उसके बाद फाइनल लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट बनता है, जो कि SRS डॉक्यूमेंट बोलते हैं। म्यूट करो, किसकी आवाज आ रहा है? SRS डॉक्यूमेंट जो बनता है कैसा बनता है, इसके लिए आपको एक हम लास्ट क्लास में ये असाइनमेंट दिए थे, लैब असाइनमेंट, कि SRS कैसा दिखता है, जो कि आपका लैब असाइनमेंट था, जिसमें आपने लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक SRS उसमें देखा कि कैसे बना हुआ है। तो अब समझ में आया कि SRS जो आप जो लास्ट यूनिट पढ़े हो उसका आउटकम क्या है। जब भी आप सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट SRS बनाओगे, जो आपने लास्ट क्लास में असाइनमेंट बनाया है वो है वैसा ही बनेगा SRS। कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट करोगे आगे, कोई प्रोजेक्ट का रिपोर्ट बनाओगे, तो SRS का वो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, इस तरह का रहेगा। तो बहुत ही छोटा मॉडल लिया गया है, उसमें सब दिखाया गया कि ऐसा ऐसा होगा। लेकिन जब आप अपना रियल प्रोजेक्ट बनाओगे, मिनी प्रोजेक्ट या मैक्रो प्रोजेक्ट जो भी बनाओगे, आगे मेजर प्रोजेक्ट भी है आपको, उसमें भी इसी तरह का डॉक्यूमेंटेशन आपको उसमें बनाना है, वो ज़्यादा डिटेल में रहेगा। तो SRS का ओवरव्यू हो गया। SRS में उसके बाद है थर्ड फेज के, सेकेंड फेज है SRS, उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग। जब आपने SRS किसी चीज़ का बना लिया है तो अब आप उसको डिजाइन करोगे। डिजाइन क्यों करेंगे? ताकि SRS क्यों बनाए? SRS क्यों बनाए? क्योंकि ताकि उसका हम डिजाइन कर सकें। उसे डिजाइन इसलिए करेंगे ताकि उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। इम्प्लीमेंट यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोडिंग। यस सर। Okay, so next is software design. The activities carried out during the design phase transform the SRS document into design document. Clear है? ये ऐसे वही डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा होगा मेरा। यस सर। ये SRS डॉक्यूमेंट है आपका। यस सर। और SRS डॉक्यूमेंट को सॉफ्टवेयर डिजाइन फेज से जब हम क्रॉस करवाएंगे डिजाइन प्रोसेस के थ्रू, उसके बाद वो क्या बनेगा? डिजाइन डॉक्यूमेंट बनेगा। क्लियर? यस। As shown in figure 1, the design process start using the SRS document and completes with the production of design document. Design document produced at the end of design phase should be implementable using a programming language in the subsequent coding phase. Clear? उसी डिजाइन डॉक्यूमेंट को अब आप इम्प्लीमेंट करोगे यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोडिंग फेज को करेंगे। क्या क्या प्रोसेस हैं, कौन कौन से डिजाइन में दी प्रोसेस हैं, कौन कौन से प्रोसेस हैं? तो फर्स्ट वन इज व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ डिजाइन प्रोसेस। डिजाइन प्रोसेस से क्या आउटकम मिलेगा? तो फर्स्ट आउटकम इज डिफरेंट मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड। क्लियर है? जब आप डिजाइन बनाओगे तो उसमें से आपको ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि उसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स उस सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट रहेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इन एन एकेडमिक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर द मॉड्यूल कंसिस्टिंग ऑफ फंक्शन एंड द डेटा नेसेसरी टू कंप्लीट द टास्क ऑफ registration of the student should be named handle student registration. क्लियर है? डिफरेंट मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड, जो मॉड्यूल्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे वो आपके आउटकम्स में पहला आउटकम वो रहेगा। आप कोई लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर बनाओगे तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम में कौन कौन से मॉड्यूल्स रहेंगे? रजिस्ट्रेशन का रहेगा मॉड्यूल, उसके बाद
इशू बुक का रहेगा, रिटर्न बुक का रहेगा, कैलकुलेट फाइन का रहेगा, ये सब मॉड्यूल्स होंगे. तो ये लिखा द डिफरेंट मॉड्यूल्स इन द सॉल्यूशन शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड इन द डिजाइन प्रोसेस. The different modules in the solution should be clearly identified. Each module is a collection of functions. Clear है. अगर आप कोई इशू बुक का बना रहे हो तो इशू बुक में, या सर्च बुक का मॉड्यूल बना रहे हो उसमें उसका क्या क्या फंक्शंस होगा उसको क्लियर डिफाइन करोगे. उसमें इनपुट क्या जाएगा, उसमें आउटपुट क्या जाएगा, वो आप क्लियरली डिफाइन करोगे डिजाइन प्रोसेस में. ओके. सेकेंड वन इज कंट्रोल रिलेशनशिप्स अमॉन्ग मॉड्यूल. अब दोनों मॉड्यूल, दो अलग अलग मॉड्यूल, तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको भी आपको डिजाइन करना है. कंसिडर करो कि आपको एक कैलकुलेट फाइन का मॉड्यूल है, कि आपको कोई लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर बनाना, उसमें फाइन कैलकुलेट करना है. तो जब फाइन कैलकुलेट करना है तो वो मॉड्यूल इशू बुक और रिटर्न बुक दोनों से कंबाइन रहेगा, ताकि आपको रिटर्न डेट को इशू डेट में से माइनस करेंगे. और एक मान लो एक पॉलिसी कंस्ट्रेंट बना दिए हैं कि आफ्टर 10 डेज पर डे 1 रुपीज फाइन है. तो 10 डेज प्लस जो भी होगा उसके लिए फाइन कैलकुलेट करेंगे. ओके. तो व्हाट आर द कंट्रोल रिलेशनशिप अमॉन्ग द मॉड्यूल्स को भी आपको डिजाइन करना है. क्लियर. इंटरफेस अमॉन्ग द मॉड्यूल्स. इंटरफेस मीन्स, इंटरफेस और कंट्रोल में दो डिफरेंस है. इंटरफेस मतलब the interface between two modules identify the exact data items that are to be exchanged in the two modules. क्या डेटा एक्चुअली एक्सचेंज होने वाला है. जैसे लास्ट एग्जांपल जो भी पता है उसमें एक्चुअल डेटा क्या एक्सचेंज होने वाला है. अगर कैलकुलेट फाइन है तो उसमें एक्चुअल डेटा क्या एक्सचेंज होगा. मनी. डेट ऑफ इशू एंड डेट ऑफ रिटर्न. मनी वो कैलकुलेट करेगा अमाउंट. डेटा क्या पास होगा, डेट. तो वो डेट जो होगा वो इंटरफेस हो गया. एक्चुअल डेटा क्या पास हो रहा है अमॉन्ग द मॉड्यूल्स वो हो गया. उसको भी आपको डिफाइन करना होगा. नेक्स्ट वन इज डेटा स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिविजुअल मॉड्यूल्स. हर एक मॉड्यूल्स का डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट, हाउ डेटा आर रिप्रेजेंटेड इन दैट मॉड्यूल. Which data structure you are using, means array data structure, linked list data structure, कौन सा जो भी डेटा स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हो उसको भी डिफाइन करना होगा. एंड लास्ट वन इज algorithm required to implement the individual modules. What are the algorithm you are going to use in your project, उसको भी आपको डिजाइन फेज में एक्सप्लेन करना है. क्लियर. यस सर. तो इसमें देखो क्या क्या आउटकम्स में है. फर्स्ट आउटकम इज, पॉइंट कम से कम लिखते जाओ आप लोग, वो काम आएगा. डिफरेंट मॉड्यूल रिक्वायरमेंट. क्लियर है. इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि क्या मॉड्यूल, जो भी मॉड्यूल रिक्वायरमेंट है. लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में सर्च बुक होगा, इशू बुक होगा, रिटर्न बुक होगा, कैलकुलेट फाइन होगा. ठीक है. ये मॉड्यूल्स जो भी चाहिए वो आपको डिफाइन करना होगा डिजाइन फेज में. सेकंड, कंट्रोल रिलेशनशिप अमॉन्ग मॉड्यूल्स. नेक्स्ट, इंटरफेसेस अमॉन्ग different module. Then next, data structure of the individual module. And last one is algorithm required. Okay. Classification of design activities. Okay. तो डिजाइन कैसे करेंगे. तो डिजाइन करने के लिए मेनली हम लोग दो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. एक प्रिलिमिनरी और हाई लेवल डिजाइन, एंड सेकेंड वन इज डिटेल डिजाइन. एक होता है प्रिलिमिनरी और हाई लेवल, एंड सेकेंड वाज इज डिटेल डिजाइन. तो हाई लेवल डिजाइन क्या होता है. हाई लेवल मीन्स, यहाँ पे लिखा है, द मीनिंग ऑफ स्कोप ऑफ दिस टू स्टेज कैन वेरी कंसिडरेबली फ्रॉम वन डिजाइन मेथोडोलॉजी टू अनदर. However, for the traditional function-oriented design, it is possible to define objective of high-level design. जो ट्रेडिशनल यहाँ लिखा ना फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन को अप्रोच को ही हम बोलते हैं क्या, हाई लेवल डिजाइन. फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन प्रोसेस को ही हम बोलेंगे, अप्रोच को ही बोलेंगे क्या, हाई लेवल डिजाइन. तो थ्रू हाई लेवल डिजाइन, a problem is decomposed into set of modules
the control relationship among the modules are identified, and also interface among the various modules are identified. हाई लेवल डिजाइन में आपको क्या करना है, ये प्रॉब्लम क्या करना है, ये प्रॉब्लम इज डिकम्पोज इनटू सेट ऑफ मॉड्यूल्स. जो प्रॉब्लम्स होगा उसको सेट ऑफ मॉड्यूल्स में डिवाइड करना है, एंड द कंट्रोल रिलेशनशिप अमंग द मॉड्यूल्स आर आइडेंटिफाइड, ऑल्सो द इंटरफेस अमंग द मॉड्यूल्स आर आइडेंटिफाइड. देखो इसमें क्या लिखा है, अगर हम आउटकम की बात की करें जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, उसमें कितने आउटकम्स थे हमारे, 5 थे ना. यस सर. 5 आउटकम्स का अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रीलिमिनरी और हाई लेवल डिजाइन में कितने आउटकम अचीव हो रहे हैं हमारे, कितने आउटकम अचीव हो रहे हैं. सर 4 ही हो रहा है. 4 कैसे हो रहे हैं हमको बताओगे थोड़ा. 2 हो रहा सर. फर्स्ट वो जो दिया हुआ है, प्रॉब्लम इज डिकम्पोज्ड इनटू अ सेट ऑफ मॉड्यूल्स. हाँ ये तो हो गया, आपको क्या हो गया, डिफरेंट मॉड्यूल्स रिक्वायरमेंट. डिफरेंट मॉड्यूल रिक्वायरमेंट हो गया. देन द कंट्रोल रिलेशनशिप अमंग द कंट्रोल मॉड्यूल्स रिलेशनशिप है एंड सर. ये सेकंड इंटरफेस अमंग वेरियस मॉड्यूल्स. मतलब कितने Yes, sir. आउटकम आपके डिफाइन हो गए इसमें, 3 हुए. मतलब जो हाई लेवल डिजाइन होता है उसमें आप पहले 3 आउटकम आते हैं. उसमें आप क्या करोगे, एक बड़े प्रॉब्लम को आप डिकम्पोज करोगे. जैसे हमने अभी क्या बताया कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, तो उसको डिकम्पोज करके क्या 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 हो सकता है, सर्च बुक, इशू बुक, रिटर्न बुक, कैलकुलेट फाइन. तो ये हम क्या किए, हमने क्या किया, इसको डिकम्पोज कर दिया. अब हमको सर्च बुक करना है, अब हमको कोई बुक इशू करना है. तो कोई पहले बुक को क्या करना होगा, सर्च करना होगा. अगर सर्च में वो बुक अवेलेबल है तभी वो बुक क्या होगा, इशू होगा, या डायरेक्ट वो इशू हो जाएगा. पहले सर्च करेंगे. सर्च करेंगे यस सर. और अवेलेबल है तभी होगा. यस सर. क्लियर है. तो क्या उनके बीच में कंट्रोल रिलेशनशिप होगा. और अगर सर्च करेंगे, वो बुक इशू करना है, तो कौन सा डेटा पास करेंगे, फिर एक्चुअल डेटा क्या पास होगा, नेम ऑफ बुक, ऑथर ऑफ बुक, ऐसा ही कुछ डेटा पास होगा, या एसएसएन नंबर जो अभी आपको मिलता है. यस सर. एसएसएन नंबर पास होगा. तो ये हो गया क्या, इंटरफेस अमंग वेरियस मॉड्यूल्स. क्लियर. यस. हाई लेवल डिजाइन में आप किसी भी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम से डिवाइड करते हो, उनके बीच में क्या कंट्रोल होगा उसको डिफाइन करते हो, उनके बीच में क्या इंटरफेसेस होगा उसको डिफाइन करते हो. क्लियर. यस सर. यस. The outcome of high level design is called program structure or the software architecture. Okay, the high level design is crucial steps in overall design of the software. When high level design is complete, the problem should be decomposed into many small functional independent modules that are cohesive, have low coupling among themselves. They are arranged in hierarchy. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का. एक है कोहेशन, कोहेसिव है, और एक है कपलिंग. कोहेशन और कपलिंग. जब भी वो प्रॉब्लम कोई भी डिकम्पोज हो जाता है स्मॉल प्रॉब्लम में, तो वो प्रॉब्लम फंक्शनली इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स कहलाता है. ठीक है. अब क्या किया, सर्च बुक क्या है, एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है. इशू बुक क्या है, इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है. रिटर्न बुक इंडिपेंडेंट है. अगर वो इंडिपेंडेंट रहा तो वो कोहेसिव कहलाएगा, हाई कोहेसिव. और अगर उन दोनों के बीच में कंट्रोल रिलेशनशिप और इंटरफेस अगर कम रहा तो उसको कहेंगे लो कपलिंग. हम देखेंगे आगे. इसको अभी बस इतना ही अभी ध्यान रखो, हम आगे बताएंगे क्या होता है. क्लियर. एक चीज समझो, कोहेशन जो होता है विद इन मॉड्यूल. लिख लो, कोहेशन जो होता है विद इन मॉड्यूल, कपलिंग बिटवीन द मॉड्यूल्स. क्लियर है. यस सर. मतलब कोहेशन मीन्स इंट्रा मॉड्यूल, और कपलिंग मीन्स इंटर मॉड्यूल. क्लियर. यस सर. 2 मॉड्यूल के बीच का अगर प्रॉपर्टी हम डिफाइन करेंगे तो उसको कपलिंग में डिफाइन करेंगे,
अगर एक ही मॉड्यूल के अंदर की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे तो उसको कोहेशन में डिफाइन करेंगे। अब इतना ही ध्यान रखो, आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटेशन हैव बीन प्रेजेंट इन हाई लेवल डिजाइन। A notion that is widely used procedural language like tree-like diagram, देखेंगे आगे क्या होता है tree-like diagram, called structure chart, ये है फंक्शनल मेथड। और एक मोर पॉपुलर डिजाइन है वो होता है कॉल्ड UML। UML जो आप लोग यूज कर रहे हो अभी, UML होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। आगे आप लोग पढ़ना है कि क्या डिफरेंस है फंक्शनल ओरिएंटेड डिजाइन में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में क्या डिफरेंस है। और भी कई सारे डिजाइन की टेक्निक्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जैक्सन डायग्राम, वेरियर और डायग्राम। आपको 5th यूनिट के बाद 6, 7 और 8 ये 3 यूनिट में आपको बस डिजाइन का ही पढ़ना है कि डिजाइन कैसे करना है। उसमें से एक 7th यूनिट है UML डायग्राम जो कि आप कर रहे हो, और बाकी फंक्शन डायग्राम 6th और 8th यूनिट जो है वो इन्हीं पे बेस्ड है। Yes. Once the high level design is complete, detailed design is undertaken. एक बार जब हाई लेवल डिजाइन बन जाएगा तो डिटेल डिजाइन को आप स्टार्ट करोगे, और डिटेल डिजाइन में हम क्या करेंगे, बाकी के दो आउटकम क्या थे, इट्स डेटा स्ट्रक्चर है, डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम Algorithms. कोडिंग। क्लियर। Yes. The outcome of the detailed design is usually documented in the form of module specification, और उसी को कहते हैं M spec, M for module, spec मतलब स्पेसिफिकेशन। आउटकम डिटेल डिजाइन का आउटकम क्या आएगा, मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन। अब मतलब हाई लेवल डिजाइन में आपने क्या किया, हर एक मॉड्यूल को छोटे छोटे, कोई भी बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिफाइन किया। डिटेल डिजाइन में अब हम क्या करेंगे, उस छोटे छोटे मॉड्यूल्स का क्या डेटा स्ट्रक्चर होगा, क्या एल्गोरिथम होगा, ये सब आप उसको हर एक मॉड्यूल का इंडिविजुअली आप उसको डिफाइन करने वाले हो। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एम स्पेसिफिकेशन, मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन। After the high level design is complete, the problem would have been decomposed into small modules, and the data structure and algorithm to be used describe the M spec, module specification. और जितना सही आपका मॉड्यूलर स्पेसिफिकेशन होगा इन फ्यूचर कोडिंग के लिए उतना ही वो इजी होगा इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर आपने सही तरीके से डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम डिफाइन किया है तो आपका प्रोग्राम भी उतना ही एफिशिएंट होगा। क्लियर? Yes. Yes. ओके, हाउ टू कैटेगराइज अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन। कैसे कैटेगराइज करेंगे कि एक सॉफ्टवेयर डिजाइन गुड है, कैसे करेंगे बताओ। एक सॉफ्टवेयर डिजाइन गुड है उसको कैटेगराइज कैसे करेंगे। एनीवन? मान लो इसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, रिलायबल का मतलब क्या होता है? मतलब अच्छा वो ये बताओ, डिफरेंट। तब से ये बताओ रिलायबल का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? सर रिलायबल का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? ये एक बार क्वेश्चन पूछा था गेट में। रिलायबल, कोई चीज रिलायबल है इसका मतलब क्या होता है? कोई बताओ। रिलायबल मीन्स, मान लो किसी प्रोग्राम को या किसी सॉफ्टवेयर को हमने 100 बार रन किया और वो 100 बार आउटपुट उसका सही आ गया, इससे ज़्यादा रिलायबिलिटी किसी चीज़ का नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब वो तो एकदम आइडियल कंडीशन मान लिया गया कि 100 में 100 आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हो सकता है कि 99 टाइम्स वो आउटपुट सही आएगा, हो सकता है कि 1000 बार रन किया गया तो 998 टाइम्स वो आउटपुट का सही आया। तो सेम प्रोग्राम में सेम सॉफ्टवेयर, कोई भी हार्डवेयर, कुछ भी हो गया, कोई भी मैकेनिकल में कोई डिवाइस बनाए, मैकेनिकल में कोई डिवाइस बनाकर रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब वो हमेशा आउटपुट अपना प्रोडक्ट उसका कोई भी डिफेक्ट नहीं आ रहा उस प्रोडक्ट में, इसका मतलब ये
तो रिलायबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ? अगर 100 आउट ऑफ 100 तो सही हुआ, मतलब 1 हो गया। अगर यस सर। रिलायबिलिटी वैल्यू 1 है मतलब उसका 100% एक्यूरेसी है, 100% उसका आउटकम सही है। तो रिलायबिलिटी का वैल्यू होता है 1 मैक्सिमम। क्लियर? यस सर। हाँ बताओ क्या बोल रहे थे? रिलायबिलिटी का वैल्यू होता है 1। अरे वो कुछ समझा रहे थे किसको गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन कहेंगे। हाँ और ए गुड सॉफ्टवेयर, हाउ टू कैटेगराइज अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन, कैसे आप कहोगे कि जो सॉफ्टवेयर डिजाइन बना वो गुड है? तो सॉफ्टवेयर डिजाइन एक गुड है डिपेंड करता है कि आपका डिजाइन किसके लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप नीचे पढ़ोगे तो कंसीडर करो कि आप एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बना रहे हो। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर मतलब कोई सॉफ्टवेयर जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिक्स हो, ऐसा कुछ प्रोडक्ट। यस सर। एग्जांपल, आपके यहाँ इलेक्ट्रिक जो मीटर लगा है उसका रीडिंग लेने आता है वो? यस सर। यस तो सर। उसके पास जो हैंडल डिवाइस रहता है वो एम्बेडेड हो गया, उसमें सॉफ्टवेयर भी है हार्डवेयर भी है। मतलब उसको प्रोग्राम किया गया, उस डिवाइस को प्रोग्राम किया तभी ना उसमें इनपुट किया जाता है डेटा, उसका आउटपुट बिल जनरेट करके दे देता है। यस सर। तो एम्बेडेड है। तो जब भी हम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमारे पास क्या कंस्ट्रेंट होता है? मोस्ट ऑफ कंस्ट्रेंट क्या होता है कि हमारा जो डिवाइस होता है वो लिमिटेड स्टोरेज होता है उसमें। जो भी डिवाइस हम डिजाइन करते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें लिमिटेड स्टोरेज रहता है। तो यहाँ पे वही लिखा है एग्जांपल जो यहाँ पे मेंशन किया गया है आपका। इट मे बी कि अगर आप एम्बेडेड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे मेमोरी साइज जो प्रोग्राम का हो वो आपको छोटा रखना पड़े। तो आपको डिज़ाइन उस तरह का बनाना होगा कि जिसमें मेमोरी आपका कम से कम उसमें यूज हो, मतलब उस जितना मेमोरी गिवन है उतनी मेमोरी में आपका काम हो जाए। अगर और मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन हम लोग जो बनाते हैं उसमें हमारे पास मेमोरी का कोई दिक्कत नहीं होता है। मोस्ट ऑफ मीन्स अगर जनरल सॉफ्टवेयर अगर बनाया जाए जो कि कंप्यूटर पर रन करने वाला है उसमें मेमोरी का कोई दिक्कत नहीं। उस केस में आप क्या करोगे, उसमें मेमोरी कंस्टेंट नहीं होता है, उसमें हमारा परफॉर्मेंस कंस्टेंट होता है कि हमारा जो क्या नो सर। हमारा परफॉर्मेंस कंस्टेंट होता है, मीन्स उसमें जो है उसका कम से कम टाइम में उसका आउटपुट आना चाहिए, ये कंस्टेंट होता है। तो जो भी कंस्टेंट होगा उस बेसिस पे अगर आपका डिजाइन सुटेबल है मतलब वो गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन कहलाएगा। क्लियर? तो गुड जनरली गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन तब कहा जाता है जब ये 4 क्राइटेरिया को, 4 कैरेक्टरिस्टिक को अडॉप्ट करता है। फर्स्ट वन इज करेक्टनेस। अच्छा, परफॉर्मेंस कैसे डिजाइन को अफेक्ट करेगा, कोई बता सकता है कि अगर परफॉर्मेंस कोई डिजाइन का हम बोल रहे हैं परफॉर्मेंस हमको अच्छा करना है तो किस पर हमको फोकस करना पड़ेगा? करेक्टनेस पे ही करेंगे। नहीं, जैसे हम मेरा क्या करना है, करेक्टनेस मतलब आउटपुट हो गया, आउटपुट आपका सही आना चाहिए, कम टाइम में आना चाहिए। ये कहाँ लिखा है? करेक्टनेस का मतलब है कि आपका आउटपुट सही आना है। परफॉर्मेंस हम बोल रहे हैं कि अगर हम किसी सॉफ्टवेयर का हमको परफॉर्मेंस पे फोकस करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इफिशिएंसी। तो जो भी है वो सोचो कि आपके पास 5 आउटकम है सॉफ्टवेयर डिजाइन का, उस पांचों में सोचो कि किस पे हमको ज्यादा फोकस करेंगे कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। एल्गोरिदम। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हो और उसको डेटा स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हो। मान लो कि आपने डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं एरे, ओके, एरे डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। अगर आपको सर्चिंग करना है तो सर्चिंग करने के लिए आप कौन सा एल्गोरिथम उसमें टेक्निक यूज करने वाले हो, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका आउटपुट कितना जल्दी आने वाला है। यस सर।
या सॉर्टिंग कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं, सिंपल सा एग्जांपल लिया जाए तो सर्टिंग सर्चिंग तो किस पे डिपेंड करता है, कॉम्प्लेक्सिटी पे उसके। Yes, sir. कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एल्गोरिथम, क्लियर? Yes, sir. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज करेक्टनेस। A good software design should be first of all correct. It should be correct to implement all the functionality of the system. Clear? पहला रिक्वायरमेंट मतलब इसेंशियल रिक्वायरमेंट तो ये होगा कि वो करेक्ट हो। डिजाइन करेक्ट होगा तभी आप इम्प्लीमेंट करेक्ट कर पाओगे, नहीं तो इम्प्लीमेंट कभी भी आपका करेक्ट नहीं होगा, सही नहीं होगा। अंडरस्टैंडेबिलिटी, जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट बनता है तो डिजाइन करने वाले अलग होते हैं, कोडिंग करने वाले अलग होते हैं, ठीक है? तो उसको जो डिजाइन कर रहा है वो उसका डिजाइन अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए ताकि वो जो भी उसको इम्प्लीमेंट करने वाला है वो इजीली उस डिजाइन से उसको इम्प्लीमेंट कर सके। ओके, इट वुड बी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन इफ डिजाइन इज नॉट अंडरस्टैंडेबल। yes, sir. Efficiency, a good design solution should be adequately address resource, time and cost optimization issue। यहाँ पे आ गया efficiency। efficiency मतलब जो कि अगर रिसोर्स स्टोरेज कैसा है, टाइम और कॉस्ट, ये सब को ध्यान में रख के उसको डिजाइन करना चाहिए। कितना टाइम में वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, किस तरह का एप्लीकेशन है, जहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होगा वहाँ पे रिसोर्स को कंस्ट्रेंट होगा, उसे कॉस्ट कंस्ट्रेंट हो सकता है, तो वो सब मैटर करता है एफिशिएंसी में। लास्ट में मेंटेनेबिलिटी, अगर वो डिजाइन सही से किया गया है, इन फ्यूचर अगर सॉफ्टवेयर को कुछ मॉडिफिकेशन करना रहा, ओके, तो उसको आप इजीली कर सकते हो, वो हो गया मेंटेनेबिलिटी। A good design should be easy to change. This is an important requirement since change request usually keeps coming from the customer even after product release. ओके, Yes, sir. रिक्वायरमेंट चेंज होता रहता है आफ्टर प्रोडक्ट रिलीज, इसलिए अगर डिजाइन सही से किया गया है तो उसको मेंटेन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, ठीक है, चलो उसी लिंक से फिर ज्वाइन हो जाओ। Yes, sir.